आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट या टीचिंग एग्जाम्स को लेके इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, उन सब चीज़ों को। अब मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, उसके अंदर हम उन सारी चीज़ों को कवर कर देंगे। तो इन क्लासेस का स्पैन 15 मिनट्स होगा मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहूं इस प्लेलिस्ट को अपडेट करने के लिए। और इसमें सारा सिलेबस मैं डाल देने वाली हूँ जो भी रिलेटेड है हमारे यूजीसी नेट या टीचिंग एग्जाम से। तो बस शुरू कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक हो रहा है डिमांड एनालिसिस। अब सबसे पहली चीज इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसके सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल है। एक हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये टर्म है माइक्रो एंड मैक्रो, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोड्यूस किया रेगनर फ्रिश ने। तो ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया। और ये कब किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किया इन्होंने 1933 में। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड्स हैं, तो एक्चुअली इनका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। और माइक्रोस और मैक्रोस है ये वर्ड जिनसे इनको लिया गया है। उसको इस तरह से स्पेल करते हैं। तो जो माइक्रोस है इसका मतलब स्मॉल है और मैक्रोस का मतलब लार्ज है। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इस वजह से है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। तो वो स्मॉल पोर्शन है। और मैक्रो जो है उसमें पूरी इकोनॉमी की बात हम करते हैं। तो इस वजह से वो लार्ज कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, तो इसके अंदर एक हमारे पास में है प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसके अलावा फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, देन फैक्टर प्राइसिंग। इसके बाद में इसमें है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। ओके, तो ये तीन चीजें हमारी आ गई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इन तीन चीजों को हम स्टडी करते हैं। अब जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है थियरी ऑफ डिमांड और दूसरी चीज है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और जो फैक्टर प्राइसिंग है इसका एक और नाम है, इंपॉर्टेंट है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्राइसिंग एक ही चीज है। तो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा कि पेमेंट्स जो दिया जाता है अलग अलग फैक्टर्स के लिए, तो उसमें क्या आ गया, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चीजें आ गई। और तीसरी चीज हमने देखी थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। Oh, this is welfare. The theory of economic welfare. ओके। देन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसे हम एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल, किसी चीज का टोटल कर दिया हमने। और इसमें बहुत बड़े लेवल पे हम एग्रीगेट को स्टडी करेंगे, तो हम बोलते हैं इसको एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बुलाते हैं या सिंपली इनकम एनालिसिस इसको बोल देते हैं। इसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो एक इकोनॉमी में देखने में आता है उसके बारे में, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें टोटल इकोनॉमी से रिलेटेड है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं, तो हमने तीन चीज़ें देख ही ली हैं। पर इसको समझा जाए अगर तो इसके अंदर हम देखेंगे एक फर्म जो है या एक इंडस्ट्री जो है उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस, उसका डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। तो छोटे लेवल पे चीजों को स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को या स्मॉल ग्रुप्स को इसके अंदर स्टडी हम करते हैं। अब इसमें जिस तरह से हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कुछ पढ़ते हैं, तो हमने ये तीन मेजर चीजें देखी अभी। उसी तरह से मैक्रो में हम क्या क्या डालें, तो हम बोलते हैं मैक्रो में क्या क्या आएगा। मैक्रो में हमारा आता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, साथ में इसके अंदर आएगा थियरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें देखने में मिलेगा थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तीन चीजें मेजरली हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। तीनों की तीनों चीजें हमारी पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसको माइक्रो में ना पढ़ के इसको मैक्रो में पढ़ा जाता है। अब
नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। तो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो हम इसे दो अप्रोच इसके पढ़ते हैं। एक होता है क्लासिकल अप्रोच। तो अपना जो क्लासिकल अप्रोच है उसको हम कार्डिनल अप्रोच भी बुलाते हैं, और जो दूसरा अप्रोच है दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच में हम ये मान के चलते हैं कि एक इंसान को किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिला है उस सेटिस्फैक्शन को मेजर करना पॉसिबल है इन नंबर्स। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो इससे डिफरेंट है। वहां पे हम मानते हैं कि आप सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते हो कि कितना मिला, 5 मिला, 10 मिला, आप ऐसे उसको मेजर नहीं कर सकते हो। पर आप ये जरूर बता सकते हो कि किस कमोडिटी से ज्यादा मिला, किस कमोडिटी से कम मिला, कौन सी यूनिट से ज्यादा मिला, कौन सी यूनिट से कम मिला, इतना बताना पॉसिबल है। पर वो कितना मिला बताना पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डिनल मानता है कि आप उसको रैंक दे सकते हो कि नंबर वन पे ये, नंबर टू पे ये, ऐसा रैंक देना पॉसिबल है। तो ये फर्क है जिसको हम फिर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू दिखा देते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व के थ्रू दिखाया जा सकता है, और कार्डिनल अप्रोच को मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसके थ्रू दिखाना पॉसिबल है। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है, तो ये ओल्डेस्ट थ्योरी है डिमांड की, जो इस बात को एक्सप्लेन कर पा रही है और जिसके थ्रू आप डिराइव कर पाते हो लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड हमको पता है कि प्राइस और जो डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इसी के थ्रू उसको डिराइव किया गया है। अब हालांकि जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी है बहुत ही पुरानी थ्योरी है, सबसे पुरानी थ्योरी है, पर एक्चुअली इसको फाइनल शेप जो है वो देने का क्रेडिट हम देते हैं मार्शल को। और इसमें ये माना जाता है कि जो यूटिलिटीज हैं आप उसको मेजर कर सकते हो। हमने बोला मेजर तो करेंगे, पर अगर किसी भी चीज को मेजर करना पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ यूनिट होंगी। तो इसमें माना गया कि यूटिलिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो एक हाइपोथेटिकल यूनिट लिया जिसे बोला यूटिल्स। तो ये बोलते हैं कि यूटिल्स में आप मेजर कर सकते हो कि किसी चीज को कंज्यूम करने से आपको कितने यूटिल्स यूटिलिटी मिली। अब ये जो पूरा एनालिसिस है ये किन अजम्पशंस पे बेस्ड है, तो कुछ अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन है रेशनैलिटी। तो हम मानते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, और वो कोशिश करता है कि उसका जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो इसकी कोशिश करेगा जितना उसका इनकम है, जो प्राइजेस हैं उसको ध्यान में रख के, उन कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रख के वो कोशिश करेगा कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। दूसरा अजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी, यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो यूटिलिटीज हैं हम मान के चल रहे हैं वो मेजरेबल है, आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितनी है। और इसका सबसे इजी जो तरीका हो सकता है वो है कि आप मॉनेटरी टर्म्स में बता दो, मनी के टर्म्स में बता दो कि कितनी यूटिलिटी मिली। ठीक है। देन तीसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हम इसमें ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आप मान लो किसी चीज को कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आपको मिली उसे अगर मनी के टर्म्स में बताया जाए, और अगर हम ऐसा बोले कि मनी का खुद का मार्जिनल यूटिलिटी फ्लक्चुएट करेगा, तो ये करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसा माना कि जो मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। देन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी अगर हम कोई एक कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो यूटिलिटी मिली, अब हमने उसी कमोडिटी की नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो पहले के कंपैरिजन में कम होगी। देन हम उसके नेक्स्ट यानी थर्ड यूनिट जब कंज्यूम करेंगे, तो थर्ड यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेकंड से भी कम होगी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स किसी कमोडिटी की कंज्यूम की जाती है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिड्यूस होती चली जाती है। इसके बाद है यूटिलिटी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है एक कमोडिटी के कंजम्पशन से हमको जितनी यूटिलिटी मिली है उसका कोई रिलेशन नहीं है किसी दूसरे कमोडिटी से, तो वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। इसके बाद लास्ट अजम्पशन है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। तो हम इसके अंदर ये मानते हैं कि कैसे पता चला कि एक इंसान को कुछ कंज्यूम करने से कितना यूटिलिटी मिला। तो हम मानते हैं ये इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू पॉसिबल है कि वो जो इंसान है वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा और वो जज करेगा खुद से कि उसको एक यूनिट कंज्यूम करने से कितना मिला, दूसरे से कितना मिला, ऐसा।
तो इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली एक एबिलिटी है जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू इन चीज़ों को जान सकोगे। अब हमारे पास है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में किस तरीके का रिलेशन है। तो हमने अभी बोला कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिड्यूस होता चला जाता है हर इंक्री हर एक एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं उसके साथ। तो वो तो रिड्यूस होता चला जाता है। तो अपना जो एमयू है उसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम देख रहे हैं, अब हम वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे एमयू और टीयू को शो कर रहे हैं, और अपने एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटीज को शो कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ पे जीरो है, और जितना आगे जाएंगे क्वांटिटीज बढ़ती चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटीज बढ़ती चली जा रही है, यूनिट्स उस कमोडिटी की बढ़ती चली जा रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, अपना जो एमयू है वो घटता चला जा रहा है। हर एडिशनल यूनिट के साथ एमयू घटता चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो अपना मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया है। ओके, एंड देन उसके बाद वो नेगेटिव भी हो गया है। और टीयू के केस में क्या हो रहा है, तो टीयू बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और तब तक बढ़ता जाता है जब तक अपना एमयू पॉजिटिव या जीरो है। जब तक जीरो है तब तक ये इस लेवल पे, जीरो होने पे जो टीयू मैक्सिमम हो जाता है। जब अपना एमयू जीरो होगा तो अपना टीयू मैक्सिमम होगा। जब तक अपना एमयू पॉजिटिव नंबर था तब तक अपना टीयू बढ़ रहा था, ठीक है। अब मैक्सिमम होने के बाद, जब एमयू हमारा जीरो है और टीयू मैक्सिमम है, उसके बाद में अपना एमयू जो है वो हम देख रहे हैं नेगेटिव हो गया, और उसके नेगेटिव होने पे टीयू रिड्यूस होने लगा, टीयू डिक्रीज होने लगा। तो इस तरह से ये रिलेशन इसका हम देख सकते हैं। और इस पॉइंट को जहाँ पे एमयू जीरो है और अपना टीयू मैक्सिमम है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट हम बुलाएंगे। इसे पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोला जाता है, या पॉइंट ऑफ सेशिएशन। तो हमने देखा जो एमयू है, हर एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम की जाती है किसी कमोडिटी की, उसके साथ में रिड्यूस होता चला जाता है। उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये किसने फॉर्मुलेट किया, इसको इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो वो है हर्मन हाइंड्रिक गॉसन। 1854 में इन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया। अब इसका जो नाम हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ को ये नाम मार्शल ने दिया था, ठीक है। और इसी लॉ को एक और नाम से बुलाया जाता है विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, गोसिन्स फर्स्ट लॉ। गोसिन्स फर्स्ट लॉ, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। और ये नाम इस लॉ को दिया था जेवंस ने। जेवंस ने ये नाम इस लॉ को दिया था, ठीक है। इतना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हम लॉ ऑफ डिमांड सीखते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस और जो डिमांड हम कर रहे हैं उसके बीच में इनवर्स रिलेशन है, वो भी इसी लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। तो ये है। और हमें एक बात याद रखनी है कि कभी भी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो जीरो नहीं होती, क्योंकि मनी एक्चुअली हमारी परचेजिंग पावर को शो करता है, और एक इंसान की जो नीड्स हैं, उसकी जो वांट्स हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। इस वजह से मनी का जो एमयू है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बाकी सब चीजों पे ये एप्लीकेबल है। अब ये सब चीजें कब एप्लीकेबल है, कौन कौन सी कंडीशंस होल्ड करें, तो नंबर वन, जो यूनिट्स कंज्यूम की जा रही हैं वो एक ही सिटिंग में हो, ऐसा नहीं है कभी भी हो रहा है कि एक यूनिट हमने अभी कंज्यूम की, दूसरी हमने शाम को की, तीसरी हमने सुबह की, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही बार में होना चाहिए। वो सब सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, फ्लेवर का फर्क या किसी और चीज का फर्क उसके अंदर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यूनिट्स की क्वांटिटीज रीजनेबल होनी चाहिए, एक प्यासे को एक बूंद पानी नहीं, एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। और एक इंसान के टेस्ट, हैबिट, इन सब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं।